अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और एनिमेशन की बात करने जा रहा हूं और जैपनीज़ एनिमेशन है वो भी, और उसका नाम है घोस्ट इन द शेल। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। बहुत ही बढ़िया और फ्यूचरिस्टिक सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। सो ये सीरीज़ एक फ्यूचरिस्टिक फीमेल साइबॉर्ग इंटेलिजेंस एजेंट के एडवेंचर्स के बारे में है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। सो जैसा मैंने बताया कि ये एक जापानीज़ एनीमे है और ये दिखाया गया था 2002 से 2005 के बीच में, और इसमें टोटल 2 सीजन्स है और टोटल 52 एपिसोड्स हैं। यानी कि हर सीज़न में 26 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 24 मिनट का है। इस सीरीज़ को लिखा है केंजी कामियामा ने और ये बेस्ड है जापानीज़ मांगा पर, जिसको लिखा था मासामुने शिरो ने। अच्छा, इस सीरीज़ पर ऑलरेडी एक मूवी आ चुकी है हॉलीवुड में, जिसमें द फेमस सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड ने काम किया है और लीड कैरेक्टर का रोल उन्हीं का है और वो है स्कारलेट जोहानसन। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप रेटिंग्स पे मत जाइएगा। अगर आपको जल्दी से इसका कंसेप्ट समझना है तो आप पहले मूवी देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही मस्त मूवी है और एक्शन सीन्स लाजवाब है। सो ये सीरीज़ फोकस करती है एक बहुत ही टॉप लेवल की लॉ एनफोर्समेंट यूनिट पर, जिसका नाम है पब्लिक सिक्योरिटी सेक्शन 9। ये लोग साइबर क्राइम और टेररिज्म, यानी कि साइबर क्राइम से रिलेटेड टेररिज्म के केसेस से डील करते हैं। और डिटेल में बताऊं तो इंटरनेट पर या इंटरनेट के द्वारा जितने भी अपराध किए जाते हैं उन केसेस से डील करती है ये यूनिट। सो फर्स्ट सीजन में एक बहुत ही टॉप क्लास का हैकर और कॉरपोरेट टेररिस्ट से इस यूनिट का सामना होता है और उस विलेन को इसमें द लाफिंग मैन के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए प्लॉट की बात करते हैं पहले सीजन की। तो पहले सीजन का नाम है घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा। सो ये सीरीज सेट है 2030 में, 2030 में। याद रखिए कि ये सीरीज 2002 में आई थी, तो 2030 वॉज फ्यूचरिस्टिक इनफ फॉर देम उस समय। तो इसमें 2030 में ऐसा दिखाया है कि ज़्यादातर लोग साइबॉर्ग बन गए हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स को प्रोस्थेटिक पार्ट से रिप्लेस करके। प्रोस्थेटिक पार्ट्स जनरली मेटल या फाइबर के बने होते हैं। वैसे तो ये तब लगाए जाते हैं जब किसी के शरीर का कोई अंग जैसे हाथ, पैर, कंधा वगैरह किसी एक्सीडेंट में इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया हो या उन्हें काट देना पड़ा हो या फिर वो काम करना ही बंद कर दिया हो, तो उन पार्ट्स को प्रोस्थेटिक पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता था। खैर, ये सीरीज सेट है जापान के एक काल्पनिक शहर में जिसका नाम है नीहामा। और ये जो इनका पुलिस यूनिट है सेक्शन 9, इसमें दरअसल रिटायर हुए या जो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स और पुलिस डिटेक्टिव्स हैं। अच्छा, ये लोग जो अपने शरीर का साइबराइजेशन कराते जा रहे हैं उसके कारण टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपराध और आतंकवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि इंसानियत और मशीन के बीच की दीवार ना के बराबर रह गई है। सो इसमें जो दुनिया दिखाई गई है वो बहुत ही एडवांस्ड, फ्यूचरिस्टिक और साइबरनेटिक है। मतलब कि इंसान पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुका है। अब ये अच्छा मौका है आप लोगों को पहले सीजन के नाम का मतलब समझाने का। सो पहले सीजन का नाम जैसा मैंने बताया स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या होता है? सो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दुनिया में एक साथ हो रही है, लेकिन वो एक दूसरे से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है या जुड़े हुए नहीं है। बट फिर भी अगर उन इवेंट्स को या घटनाओं को ध्यान से समझा जाए तो वो कहीं ना कहीं मिलकर किसी बड़े मकसद की ओर बढ़ रही हैं। इसी फिनोमेना को बोलते हैं स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स। ऐसी घटनाओं की ना तो कोई शुरुआत होती है और ना ही अंत। इन घटनाओं को आप किसी एक इंसान या किसी एक पर्टिकुलर बड़ी घटना से भी नहीं जोड़ सकते। मोटा मोटी इस रावण जैसे फिनोमेना का एक भी सर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये घटनाएं बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के या इंस्ट्रक्शन गाइड के आगे बढ़ता रहता है। और इस घटना में हम सब मनुष्यों का बहुत बड़ा योगदान भी रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम उस इवेंट से जुड़ चुके होते हैं। ओवरऑल इसी को स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपके हाथ में ही है इस वक्त, यानी कि मोबाइल। मोबाइल आज अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट या घटना कह सकते हैं हो रहा है और मानवता कब का इसका गुलाम बन चुका है और इसी को और बेहतर बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। एनीवे, ज़्यादा ज्ञान में नहीं पड़ते। मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स का आइडिया हो चुका होगा। वर्ड्स को अलग अलग करके देखें तो हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहने के बावजूद भी अलग अलग महसूस करते हैं।
खैर, इस पुलिस यूनिट की बात कर लेते हैं। इस यूनिट को लीड करती है मेजर कुसानागी मोटोको और यही लीड कैरेक्टर भी है सीरीज़ का। इसकी बॉडी पूरी तरह से प्रोस्थेटिक है। कुसानागी की टीम में है एक पुराना मिलिट्री ऑफिसर जिसका नाम है बातो, एक पुराना पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है टोगुसा और कुछ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। कुसानागी के ऊपर इस यूनिट का एक और चीफ है जिसका नाम है आरामाकी। मोस्टली वैसे मिशंस पर जब जाते हैं तब कुसानागी ही लीड करती है, लेकिन जब जापानीज़ गवर्नमेंट से मीडिएट करने या परमिशंस वगैरह लेने की बात आती है तो आरामाकी लीड करता है। और इस यूनिट में सिर्फ पुलिस ऑफिसर टोगुसा ही ऐसा है जो पूरी तरह से ह्यूमन है, यानी कि इंसान है। उसके अंदर एक भी प्रोस्थेटिक पार्ट नहीं लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये इंसान का प्रोस्थेटिक पार्ट्स लगा के अपने को साइबराइज करने का क्या मकसद है। सो इसमें ऐसा दिखाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल अपने पीक लेवल पर है और जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में बहुत ही रेयर कोई होगा जिसने अपने शरीर का कोई हिस्सा साइबराइज नहीं कराया होगा। इसका मतलब ये है कि इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स लगा दिए गए हैं। सभी इंसानों के ब्रेन आपस में एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। मतलब कि आदमी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स तो पढ़ता है, लेकिन डिजिटल बारकोड के थ्रू। उसे सोने की ज़रूरत नहीं है, बस आदत से मजबूर होने के कारण वो आंखें बंद करके लेट जाता है। उन्हें एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास मसल्स है ही नहीं। वो अगर दारू और सिगरेट भी पिए तो वो भी उनको नहीं नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि साइबरनेटिक लंग्स जो लगे हुए हैं, या नहीं भी लगे होते और अगर उनके लंग्स ख़राब भी हो गए होते तो वो ईजिली साइबर लंग्स से रिप्लेस किए जा सकते हैं। इस लेवल तक का इसमें इंसानी साइबराइजेशन दिखाया गया है। सो पहले सीज़न का प्लॉट मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्राइवेट कॉरपोरेशन और जापानीज़ गवर्नमेंट मिलके एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं पब्लिक से साइबराइजेशन से रिलेटेड। उसी इंफॉर्मेशन को द लाफिंग मैन नाम का हैकर रिवील कर देता है पब्लिक के सामने। उसके लिए वो प्राइवेट कंपनी के एक आदमी का अपहरण कर लेता है और लाइव टीवी पर उससे कहता है कि तुम सबको सच्चाई बताओ। सेक्शन 9 तुरंत इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और लाफिंग मैन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेजर कुसानागी को सच्चाई पता चल जाती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिल के लाफिंग मैन के ज़रिए लोगों से बहुत सहानुभूति और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और अंत में सेक्शन 9 इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश कर देती है, जिसके चलते काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब मैंने इसकी कहानी आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से बता दी है, बट आप सीरीज़ देखिए, उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस है और जो कहानी बताने और दिखाने का तरीका है वो बहुत ही ऑसम है और बहुत ही यूनिक और अलग है। अच्छा, अब सेकंड सीज़न के प्लॉट की बात करते हैं और इसका नाम है सेकंड गिग। सो एक्चुअली जब आप फर्स्ट सीज़न स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन उसको कवर किया गया है सेकंड सीज़न में। तो पहले थोड़ा सा टाइमलाइन और इस सीरीज़ का बैकग्राउंड समझ लीजिए कि ये सीरीज़ की कहानी बनी कैसे या इसका कंसेप्ट कैसे और कहाँ से आया। इससे आपको सेकंड सीज़न का प्लॉट समझने में मदद मिलेगी। सो हम शुरू करते हैं ईयर 2000 से। 2000 से 2015 में वर्ल्ड वार 3 हुआ था, जो कि एक न्यूक्लियर वार था। ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जब कुछ यूरोप के और कुछ एशिया के देशों ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ी थी। तब किसने शुरुआत की उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके बाद जापान का एक शहर ओकिनावा को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाया गया और बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर भी न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई और कुसानागी का जन्म हुआ 2003 में मोस्ट प्रोबेबली। 2015 तक जापान तीसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था जब तक उसके किसी शहर पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग नहीं की गई थी। जब ओकिनावा पर बॉम्ब गिराया गया तब भी जापान ने अपनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं भेजी युद्ध में शामिल होने के लिए। युद्ध के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे राष्ट्र फेल हो गए, लेकिन सिर्फ जापान बच गया क्योंकि जापान के पास अद्भुत तकनीक थी जिसके कारण सारा न्यूक्लियर रेडिएशन हवा में से साफ कर दिया गया। लेकिन अमेरिका न्यूक्लियर रेडिएशन से नहीं बच पाया और अमेरिका एज ए नेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। जब तीसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका 2 हिस्सों में बट गया। एक था अमेरिका सोवियत संयुक्त राष्ट्र और दूसरा यूएसए। अमेरिकन एम्पायर फिर से दुनिया पर राज करने के लिए उतारू हो गया और उसने इसकी शुरुआत की नॉर्थ और साउथ अमेरिका के नए क्षेत्रों पर कब्जा करके। अमेरिका लेकिन अभी भी बहुत कमज़ोर था,
इसलिए जापान और अमेरिका के बीच में एक डील साइन की गई जिसमें ये लिखा था कि जापान कभी भी दूसरे देशों में अपनी फ़ौज को नहीं भेजेगा उन्हें जीतने के लिए, और ना ही वो किसी भी तरह का परमाणु हथियार अपने पास रख सकता है। 2015 से 2024 के बीच में हुआ चौथा विश्व युद्ध, जिसे दूसरे वियतनाम युद्ध का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये वाला युद्ध मोस्टली वियतनाम और उसके आसपास के देशों पर ही फोकस था। बाकी दुनिया के देश अभी तक भी तीसरे विश्व युद्ध से उभरने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। 2020 में यानी कि 2020 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज को साउथ अमेरिका और मेक्सिको में भेजा, इस झूठ के बहाने कि वहाँ की सरकारें पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और उन्हें वहाँ से हटाना पड़ेगा। और इस दौरान काफ़ी सारी जापानी फ़ौजें भी अनऑफिशियल रूप में भेजी गई यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज की मदद के लिए। 2024 में दूसरा कोरियन युद्ध हुआ, जिसमें फिर से यूनाइटेड नेशंस और जापान की फ़ौज भेजी गई वहाँ शांति बनाए रखने के लिए। कोरिया की फ़ौज ने अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया। 2029 में सेक्शन 9 वाली यूनिट का गठन किया गया और आगे आपको पता ही है फर्स्ट सीज़न की कहानी से। एनीवे, फर्स्ट सीज़न सेट था 2030 में और सेकंड सीज़न सेट है उसके 2 साल बाद यानी कि 2032 में। तो सेकंड सीज़न एक्सप्लोर करता है तीसरे और चौथे विश्व युद्ध के राजनीतिक और सामाजिक परिणामों को जो दुनिया की जनता पर असर कर गया। इसमें दिखाया है कि उन दोनों विश्व युद्ध के कारण लगभग 30 लाख एशिया के लोग रिफ्यूजीज़ बन चुके हैं। रिफ्यूजीज़ मतलब वो लोग जिन्हें किसी मजबूरी के कारण अपने देश को छोड़ना पड़ा हो। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि युद्ध, भुखमरी, महामारी वगैरह वगैरह। एनीवे, ये सभी रिफ्यूजीज़ जापान में बुलाए जाते हैं चीप लेबर के नाम पर। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इनको काम ना मिलने की वजह से ये रिफ्यूजीज़ कभी भी जापानी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं यानी कि विद्रोह कर सकते हैं। अब एंट्री होती है सेक्शन 9 की। इसमें एक घरेलू आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है इंडिविजुअल 11। वो कुछ लोगों को पकड़ के हॉस्टेज वाली सिचुएशन पैदा करता है और उसी को सेक्शन 9 सॉल्व करने आता है। बस तभी से सेक्शन 9 का पाला इस रिफ्यूजी वाले इशू से होता है। सो इसमें जापानी सरकार के कैबिनेट इंटेलिजेंस सर्विस में एक बंदा है जिसका नाम है कोजुंडो गोडा। इंडिविजुअल 11 उसी के संपर्क में आते हैं। दरअसल इंडिविजुअल 11 की जो आइडियोलॉजी है वो इसमें अच्छी दिखाई गई है, बट है वो जापानीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ, और ये लोग रिफ्यूजीज़ को साथ में लेके गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोजुंडो गोडा गेम खेल जाता है। वो इंडिविजुअल 11 और रिफ्यूजीज़ और जापानीज़ गवर्नमेंट सभी का एक्चुअली में बेवकूफ़ बना रहा होता है अपने फ़ायदे के लिए। एनीवे, आप इस सीज़न को देखिए और एंजॉय कीजिए। ओवरऑल ये वाली सीरीज़ काफ़ी सारे इश्यूज़ को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी के साइड इफ़ेक्ट्स, गवर्नमेंट में करप्शन, इंसान की पैसों के लिए लालच और भी बहुत सारे इश्यूज़। कहानी अच्छी है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, इसका जो एनिमेशन है ना वो नॉर्मल एनिमे सीरीज़ से अलग है। इसके एनिमेशन को कहते हैं डिजिटली जनरेटेड एनिमेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो DGA। नॉर्मल एनिमे दिखने में थोड़े कार्टूनिश से होते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत ही रियल लगेगा कि जैसे इसका एनवायरनमेंट और कैरेक्टर्स आपको टोटली रियल लगेंगे। एनीवे, कहानी आपने सुन ही ली है। कहानी काफ़ी अच्छी है। एक्शन सीक्वेंसेस तो आपको पता ही है जापानीज़ एनिमे के होते ही ऑसम है, लेकिन चूंकि ये डिजिटली जनरेटेड एनिमेशन में है तो इसके एक्शन सीक्वेंसेस आपको और भी मस्त और ज़बरदस्त लगेंगे। टोटली रियल वर्ल्ड वाला फील देगा। अच्छा, एक बात और, इसके राइटर्स का कहना है कि वो एक्चुअली ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका में जो 9/11 वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद दुनिया किस तरह बदल जाएगी। तो इसकी कहानियों का इंस्पिरेशन 9/11 वाले इवेंट से लिया गया है। और मेरा रिकमेंडेशन आपको पता ही है, मस्ट वॉच है। मुझे शायद आप लोगों को और कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑसम अबाउट दिस सीरीज़। और हाँ, मूवी ज़रूर देखिएगा अगर टाइम मिले तो, वो स्कारलेट जॉनसन वाली। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.5, काफ़ी अच्छी रेटिंग है और इसको रेट किया लगभग 20,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन जैसा मैंने बताया, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त है और कहानी तो खैर है ही अच्छी और एक्शन सीक्वेंसेस भी ऑसम है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।